अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे समाचार नॉवल की एपिसोड नंबर 10, जो कि तमन्ना नूर की तहरीर है। और अब बगैर वक्त ज़ाया के एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सुबह जब वह उठा तो दमला कमरे में नहीं थी। कोयल की मीठी आवाज़ बता रही थी कि सुबह सवेरे का वक्त है। रात वाली बहस इसे याद आई तो वह मुस्कुरा दिया और उठकर वॉशरूम की जानिब बढ़ा, मगर खिड़की की जानिब देखकर वो रुक गया। मज़ीद करीब जाकर इसने बाहर झांका तो वो इसे झील के पास शॉल ओढ़े बैठी नजर आई। मुस्कुराकर इसे देखते हुए खिड़की में बासु टिकाए वो छोटे छोटे कंकर उठाकर झील में फेंक रही थी और मुँह में कुछ बड़बड़ा रही थी। वो जानता था कि वो इसे ही बुरा भला बोल रही होगी, तो इसे बहुत हंसी आई। मोबाइल बेड की साइड से उठाकर वो खिड़की तक आया और जूम इन करके इसकी कुछ तस्वीर लेने के बाद वो वीडियो बनाने लगा। इसी वक्त दमला की नज़र इस पर पड़ गई। इसे घूरते हुए इसने एक छोटा पत्थर उठाकर मारने का इशारा किया और इसने डरने की अदाकारी की। बिलबतौरी इसके दूर खड़े होने के बावजूद होंठों की हरकत से वो समझ गई कि वो क्या बोल रहा था। पहाड़ी बकरे, वो ज़ोर से बोली तो हर जगह आवाज़ गूंजी थी। लियोने, हमारे ने इसी अंदाज से इसे जवाब दिया। रुको। वह गुस्से से उठी और घर की जानिब बढ़ी। इसने भी कैमरा ऑफ किया और कमरे से बाहर निकलकर लाउंज की जानिब भागा, जहां सब अमूमन बैठा करते थे। बीजान इसे बाहर जाते हुए नजर आई तो वह अचानक पीछे की जानिब से इनके गले लग गया। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वो यकदम मुड़ी और इसकी तवक्को के बरक्स वो इसे शौकज़दा देखने लगी। फिर इनकी आंखों में आंसू तैरने लगे, जिनको वो छुपा गई। वालेकुम अस्सलाम। इसके माथे को चूमते हुए उन्होंने इसे गले से लगाया। इसकी भी कुछ देर पहले वाली खुशी ख़त्म हो चुकी थी। वो जानता था कि उन्होंने एक पल के लिए इसे शामिल समझा था, लेकिन इसे ना पाकर इनका दिल एक बार फिर हमेशा की तरह रेजा रेजा हुआ था। मेरा बच्चा, मेरे जिगर का टुकड़ा। वो इसे प्यार करते हुए शामिल को भी तस्वर कर रही थी। इसे मालूम था वो इनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगा सकता था कि इनके दिल पर इसे अकेला देखकर क्या गुजरती होगी। इनके दोनों बेटे जो साए की तरह एक साथ होते थे, अब एक दूसरे से बात तक नहीं करते। यही बात माँ का दिल टुकड़े टुकड़े करने को काफ़ी थी। मिस्टर खान, दमला की आवाज़ गूंजी थी। शायद वो भूल गई थी कि वो लाहौर वाले घर में नहीं बल्कि फ़ारूक मंजिल में थी। मैं तुम्हें, इसे बीजान के साथ देखकर इसकी ज़बान को यकदम ब्रेक लगी थी। घुरी मसनूई मुस्कुराहट में बदल गई और लहजा भी बदल गया। बीजान से थोड़ा सा पीछे खड़े होते हुए वो बेआवाज़ हंस दिया। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वो ज़रा बाहर की हवा लेने गई थी। वो इसकी नज़रें हमाइल पर ही थी, जो हंसता जा रहा था और इसे भी हंसाने की कोशिश कर रहा था। वालेकुम अस्सलाम बच्चे, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हमाइल ने इनके पीछे से इसे मुंह चढ़ाया। जी जी बीजान, मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ। वो होंठ भेजते हुए हमाइल से नज़रें हटाने की कोशिश करने लगी। अच्छा है, ताज़ा हवा लोगी तो सेहत अच्छी रहेगी। पलोशा अभी अभी किचन में गई है, जाओ इसके साथ नाश्ता तैयार करवाओ। वो जाने लगी तो हमारे ने इसे फिर से बुरे बुरे मुंह बनाकर हंसाने की कोशिश की। इंसान बनो, मैं देख रहा हूँ। आगा जान की एंट्री इसके ड्रामे का ट्विस्ट साबित हुई। दमला, जो काफ़ी देर से हंसी पर जब्त किए खड़ी थी, खुलकर हंस दी और वह नज़रें चुराने लगा। बदमाश कहेंगे, उन्होंने आते ही इसे कानों से पकड़ा। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। बीजान इसकी अदाकारी देकर हंसने लगी। सांगा, ज़रा पूछो इससे कि तुम्हारे पीछे खड़ा होकर ये क्या कर रहा था। कान छोड़े बगैर उन्होंने कहा। हाँ जी, बोलो क्या कर रहे थे तुम? उन्होंने इसे मशकूक नज़रों से घूरते हुए कहा। कुछ नहीं बीजान, वो तो मैं बस इसे तंग कर रहा था। आह, कान तो छोड़े। उन्होंने इसे छोड़ा तो वह सुर्ख हुआ कान मलने लगा था। इतना जोर का खींचा है। अपना कद देखो और हरकतें देखो, कोई यकीन करेगा कि ये एएसपी है? इसने मुंह बसोरा। दमला बच्चे, अगली दफ़ा ये ऐसी हरकतें करे तो मोबाइल से वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर देना। इसने इस बात में सर हिलाया। इनका आइडिया ज़बरदस्त था। गले तो मिल लें। उन्होंने इसे गले लगाया और साथ चित भी करवा दी। आने से पहले बता तो दिया करो, अगली दफ़ा ज़रूर बताऊंगा। इसने हर दफ़ा वाला डायलॉग बोला और इनसे अलग हुआ। भूख लग रही है, मैं चेंज करके आता हूँ। अपनी इस लाडली बहू से कहिए कि मुझे अच्छा सा नाश्ता करवाए। बहू नहीं, बेटी। आगा जान ने दमला की जानिब देखा। इसे इनमें अब्बू की झलक नजर आई तो मुस्कुराहट के साथ आंखों में हल्की हल्की नमी घुल गई। बच्चे जाओ, इसकी फरमाइश पूरी करो। अब ये तो बिल्कुल जायज़ फरमाइश है, बल्कि मेरी भी फरमाइश है।
जी। वो मुस्कुराते हुए किचन की जानिब बढ़ गई, जहाँ इसे हमाइल और आगा जान के अलावा दोनों भाइयों के भी कहकों की आवाज़ें आ रही थी। फिर भी कुछ कमी थी इस हंसी में, इस मोहब्बत में एक शख्स की कमी थी। इससे इस पर तरस सा आया था। शामिल फारूक खान, ये तुमने क्या कर दिया? एक गैर लड़की की खातिर तुमने खूनी रिश्ते छोड़ दिए। जैसे मैंने वक्ती झूठी और नाम नेहाद मोहब्बत में अपने रिश्तों का नहीं सोचा था, वैसे ही तुमने भी नहीं सोचा। इसका दिल चाहा वो शामिल से बात करे और इसे समझाए कि वो इसकी तरह की गलती ना करे। वो तो मर्द था, इसे मुआफ़ी भी मिल जाती, मगर मसला ये था कि वो शामिल के साथ राब्ता कैसे करे। शाम के वक्त वो झील के किनारे इसके साथ बैठी थी। हमाल क्रीम रंग की चादर कंधों पर फैलाए फ़ोन में गुम था, जबकि वो शॉल में दुबकी हुई इसे घूरती ही जा रही थी। शाम के वक्त ठंड काफ़ी ज़्यादा हो जाया करती थी। बस करो, आधे घंटे से इसी में घुसे हुए हो। बुलाकर वो चिढ़कर बोली थी, तुमने कौन सा मेरे साथ छमछम खेलना है? इसने इसकी जानिब देखे बगैर जवाब दिया तो वह मज़ीद चिढ़ गई। छमछम ही खेल लो, मैं बोर हो रही हूँ। इंटरनेट के सिग्नल्स भी सही से नहीं आते। फजूल रोने धोने वाले ड्रामे टीवी पर देख देख कर दिल उकता गया है। वो कदरे गैर दिलचस्पी से बोला तो इसने इसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। क्या बकवास किए जा रही हो? कुछ सुन भी लो। वो चौकी लगाकर बैठा और हाथों के सहारे अपने चेहरे को थामा, कोहनियाँ घुटनों पर टिकाई और इसकी जानिब गौर से देखने लगा। लो, अब कुछ सुनाओ, क्या सुनाना चाह रही हो? कुछ भी नहीं, इसने चेहरा घुमा लिया। क्या बच्चों वाली बातें करती हो यार? इधर देखो, अच्छा नहीं करता, अब तो देख लो। इसका मोबाइल नीचे रखते हुए वो उठ खड़ी हुई। अरे सुनो तो, लाल मिर्ची। वो भी इसके पीछे पीछे खड़ा हुआ। खबरदार। जो तबला ये कहने के लिए जब इसकी जानिब मुड़ी तो झटके से इसका पाँव एक गोल छोटे से पत्थर से फिसला। इसने अपना तवाज़ुन बरकरार रखने के चक्कर में सामने खड़े हमाइल को टक्कर सी मारी तो वो पीछे की जानिब झील में जा गिरा। लियोने, वो मुकम्मल भीग चुका था। पहले तो वो घबरा गई, मगर इसे देखकर इसकी हंसी निकल गई। हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। वापस खुश्की पर आते हुए इसने अपने जूते और बाल वगैरह झटकते हुए कहा। इसकी चादर से भी टिप टिप पानी गिर रहा था। मैं कहाँ डूबी हूँ, खुद ही डूबे हो। वह हंसी ही जा रही थी। खी मत करो, अगर अब मैं ठंड की वजह से बीमार हो गया ना, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसने हाथों से झटक कर बाल खुश करने की कोशिश करते हुए कहा। ज़्यादा कच्ची कली बनने की ज़रूरत नहीं। तुम तो एक पख्तून हो, यानी कि सख्त जान और मजबूत। फिर रिटायर्ड फौजी हो, हासिल ड्यूटी पुलिस वाले हो। इन पहाड़ों और झीलों में तुम्हारा बचपन गुजरा है। इन्हीं पहाड़ों के बेटे हो। ये थोड़ा सा पानी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वह मुस्कुराया और अपनी चादर को छोड़कर पानी निकालने लगा। मेरे बारे में बड़ी मालूमात है आपके पास मोहतरमा। किसी मर्द को इतनी तफसील से जानना अच्छी बात नहीं होती। लोग बातें बनाएंगे। इसका अंदाज हमेशा की तरह शरारती सा था। लोगों की ऐसी की तैसी, तुम शायद भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। वो हंसा। अच्छा, मुझे तो तुम शोहर लगती हो। वो और इसके बेतुके मजाक। बोंगिया सुन लो इससे जितनी मर्जी। अरे ठीक तो कह रहा हूँ। मुझ पर हुक्म चलाना, मुआफिया मंगवाना, इस किस्म के हमले करना, ये सब किसी नावल के जालिम हीरो की खसलतें हैं, नाजुक हीरोइन की तो नहीं। इसने सर पर हाथ मारा। इसे जानलेवा हमला कहते हो तुम? अगर मैंने असल जानलेवा हमला किया ना, तो बच नहीं पाओगे हमाल फारूक खान। हमाल ने नफ़ी में सर हिलाया। जानलेवा नहीं, सिर्फ हमला कहा है। जानलेवा हमला में तो आप दिल ले चुकी हैं, अब चाहे तो जान भी ले लीजिए। हमाल फारूक खान सर से पाँव तक आपका है। वो नज़रें चुराने लगी। आजकल वो न जाने इसकी इन बातों पर गुस्सा करने की बजाय नज़रें क्यों चुराने लगी थी। बेजान बुला रही हैं। वो वहाँ से चल पड़ी। लियोने, सुनो तो। मोबाइल उठाकर वो इसकी जानिब भागा। लियोने, होता क्या है? जब देखो यही बोलते रहते हो। वो तेज़ तेज़ कदमों से चल रही थी। इसका मतलब है मेरी प्यारी। इसने सफाई से झूठ बोला और रफ्तार इससे भी ज़्यादा तेज़ करके इसकी जानिब रुख किया और उल्टा चलने लगा। एक सरप्राइज़ और। इसकी आंखों में शरारत सी चमकी थी। हाथ में पकड़ी चादर यकदम खोलकर इसमें दमला को लपेट दिया और खुद भाग गया। वह सब इसने इतनी अचानक और तेज़ी से किया था कि इसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। पहाड़ी बकरे, सवात के जंगली जानवर, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। वो इसके पीछे भागी थी। अच्छा सॉरी ना, प्लीज़। कानों को हाथ लगाकर वो इसे हंसाने पर तुला था, मगर वो मुंह बसोरे बैठी रही। सॉरी। वो दाएं जानिब होता तो वह बाएं तरफ मुड़ जाती, जब वह बाएं जानिब होता तो वो रुख दाएं जानिब कर लेती। यार, अब क्या उठक बैठक भी करवाओगी? शर्म करो, पति देव से कान पकड़वाती हो। अब की बार वो कामयाब हो चुका था। हमाइल संजीदगी का बंद तोड़ते हुए इसने हमेशा की तरह इसके बाल बखेर डाले थे।
तुम्हारी मुआफ़ी इतनी महंगी होती है कि मुझे हर दफ़ा अपने हेयर स्टाइल की कुर्बानी देनी पड़ती है। बालों को हाथ से सीधा करते हुए इसने कहा था। जब गलती तुम्हारी होती है तो जाहिर है मुआफ़ी भी तुम ही मांगोगे ना। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने स्टूल पर बैठी बालों में ब्रश कर रही थी, जो अब काफ़ी हद तक पहले वाली हालत में वापस आ चुके थे। अच्छा, फ़र्ज़ करो अगर कभी तुम्हारी गलती हुई तो क्या तुम मुआफ़ी मांगोगी? वो हंसी। नहीं। इसने एक लम्हे का तवक्कुफ़ किए बगैर जवाब दिया था। क्यों भाई, मैं कभी गलत नहीं हो सकती। मुआफ़ी तो तुम्हें ही मांगनी पड़ेगी। मैं सारी ज़िंदगी कभी तुमसे किसी बात पर मुआफ़ी नहीं मांग सकती। वह हंसा। मुझे झील में धक्का किसने दिया? मेरे जूतों में सुराख किसने किया था? चाय में मिर्चें किसने डाली थी? मुझे मूंगफली वाला हलवा खिलाकर मारने की कोशिश किसने की थी? तुम्हारे कारनामे अनगिनत है बीबी। वो इसके पुराने जुर्म गिनवाने लगा। मेरी मर्जी, अगर दोबारा कभी मुझे तंग किया तो फिर ऐसा ही करूंगी। अब की बार झील में नहीं, खाई में धक्का दूंगी। इसने कंधे अचकाते हुए बेनियाजी से कहा। इतने नखरे? वो ब्रश रखते हुए मुस्कारा उठाकर खोलने लगी। जब नखरे उठाने वाला मौजूद है तो क्यों ना नखरे करूं? वो बोल तो गई मगर इसे भी साकित सा कर गई। क्या? फिर से बोलो ना ज़रा। इसे अपने अल्फाज का अदराक हुआ तो दिल ही दिल में खुद की सरजंश की। ऐसे ही कह दिया था, अब तुम पीछे ही ना पड़ जाना, फॉर गॉड सिक। इसने गजीले तासुरात बनाते हुए कहा। मेरी भी मर्जी, जो मर्जी करो। वह वहाँ से उठकर बाहर जाने लगी तो इसने इसका बाजू थाम कर रोका। लियोने, इसने इसके चेहरे पर आते बालों को इस नरमी से पीछे किया। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। वह हंसती और इसे धकेला। मुझे पैकिंग करने दो, ये फ्लर्ट करने का टाइम नहीं है। इसने इसका बाजू छोड़ा। जाओ जाओ करो पैकिंग, मैं इसी से बात कर लेता हूँ। वह नासमझी में इसे देखती गई। किससे? वही जिससे कल परसों फ़ोन पर बात करते हुए तुमने सुन लिया था। इसका नाम टीना है, हमारी हमसाई है। और एक मिनट, ये कौन सी हमसाई पैदा हो गई जिसका मुझे नहीं पता? इसकी बात कदरे हैरान कन थी क्योंकि वो इस नाम की किसी पड़ोसन को नहीं जानती थी। तुम्हारे यहाँ आने के बाद शिफ्ट हुई है, बहुत खूबसूरत है और इसके बाल भी तुमसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। दमला का हाथ लाशऊरी तौर पर बालों पर गया तो हमारे हंसी पर जब्त किया। अगर तुम्हें कोई भी खूबसूरत बालों वाली लड़की नज़र आ जाए तो तुम उस पर लट्टू हो जाओगे। इतना सस्ता है तुम्हारा दिल कि हर किसी पर फिसल जाता है। वो मुस्कुराकर इसकी बात सुनता रहा। जाओ इसी के पास और उसे ही तारीफ़ें सुनाओ। वह जाने लगी तो इसने जाने से रोकने के लिए इसे फिर से बाजू से पकड़ कर खींचा। वो तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए इससे टकराते टकराते बची। दमला का एक हाथ हमाइल के हाथ में था जबकि दूसरा इसके सीने पर धरा था। सुनाई दी? इसने इसके हाथ के ऊपर अपना हाथ टिका दिया। क्या? इसने सवाल किया था। मेरे दिल की आवाज़। वो एक पल को पलके झपकना भूल गई, जो पुकार पुकार कर लम्हा मुनादी कर रही है कि इस सल्तनत की मलका एक ही है। इस पर ना तुमसे पहले किसी का कब्जा था और ना तुम्हारे बाद होगा। तुम्हें ही बस आवाज़ सुनाई नहीं देती। इसका लहजा सोगवार सा हुआ था। इसकी आंखों में देखते हुए जैसे इसे लगा वो कुछ भी बोल नहीं पाएगी। क्यों तुम्हें ये आवाज़ नहीं सुनाई देती? वो बेज़बान सी होकर बस इसे देखती जा रही थी, जैसे किसी ने इसके कदम भी जंजीर कर दिए हों। बोलो। वो मुस्कुराया। वजह तुम अच्छी तरह जानते हो। इसे धकेलते हुए इस रात के कर्ब अमेज़ मनाजिर को फिर से सोचों पर हावी करती वो वहाँ से चली गई। काश मैंने उस रात वो कसम न खाई होती तो आज शायद तुम ये दीवारें खुद गिरा देती। मगर वह शिकस्त खोरदा सा मुस्कुराया। सच जानकर तुम इस रिश्ते को और मुझे कबूल करती तो ये एहसानमंदी होती, मोहब्बत नहीं। मुझे यह गवारा नहीं कि सिर्फ इस वजह से तुम मेरे आगे सारी ज़िंदगी झुक कर रहो। मोहब्बत तो मैंने की है, तुमने नहीं। सो इसके इम्तिहानों से भी मुझे ही गुजरना होगा। वह मुस्कुराता हुआ अलमारी की जानिब बढ़ गया। यलमाज और मीर को लिए वो खिलौनों की दुकान पर थी। यलमाज झिझक रहा था जबकि मीर तो जी भर के खिलौने उड़ता जा रहा था। इसे ये भी चाहिए था, वो भी चाहिए था, सब कुछ चाहिए था। बच्चे आपको खिलौने नहीं लेने? काफ़ी देर के बाद भी जब यलमाज ने कोई खिलौना ना लिया तो इसे खुद ही बोलना पड़ा। ट्रांसफॉर्मर्स पसंद है या एवेंजर्स? ट्रांसफॉर्मर्स, इसने आहिस्ता से कहा। ये बात मीर से बरअक्स थी क्योंकि इसे एवेंचर्स पसंद थे। ओके, फिर हम ये वाला सेट ले लेते हैं, ठीक है। रंग बिरंगे रोबोट्स जो कि कार्स की शक्ल भी ढाल लेते थे, इनका बड़ा सा पैक इसने यलमाज के लिए ख़रीदा था। वो इसकी आंखों में खुशी और बेयकीनी देख सकती थी, मगर वो इसे इतना तो जान गई थी कि इसे मालूम था कि वो कभी इस खुशी और एक्साइटमेंट का इजहार नहीं करेगा। कुछ मज़ीद खिलौने, ड्राइंग की एक जैसी कॉपियाँ, कलर्स और आइसक्रीम वगैरह खरीदकर वो इन्हें रिक्शे पर घर ले जा रही थी जब इसे शौकी चचा दिखाई दिए थे। रुको रुको भाई, रिक्शे वाले ने रिक्शा रोका।
वो शौकत चचा जा रहे हैं ना पैदल, इनका रिक्शा कहाँ है गया। वो इसकी निशानदही करने पर अफसोस में सर झटकने लगा और रिक्शा दोबारा चला दिया। तकरीबन तमाम रिक्शे वाले एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि एक ही चौक में सवारियों की तलाश में खड़े हुआ करते थे। इसी काम की वजह से किसी की आपस में दोस्ती थी तो किसी की दुश्मनी। छोड़े बाजी, बेचारा शौकत चचा लोगों से मुंह छुपाता फिर रहा है। अब तो सुना है सब बेच बाच कर अपने गाँव वापस जा रहा है। शहर में बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ाने आया था, इसे झटका सा लगा। फिर वापस क्यों जा रहे हैं? आपको नहीं पता, आपकी तो शागिर्द थी ना इसकी बेटी। यकदम इसका ख्याल वहीं गया था। अंधलीब? हाँ जी, और कौन? पिछले हफ्ते अपने आशिक के साथ भाग गई। अब भला बताओ, आजकल की तालीम से बेहतर है बंदा अनपढ़ रहे। शौकत चाचा को ही शौक था बेटी पढ़ाने का। वो शौक ज़्यादा कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही थी। अंधलीब इतना बड़ा कदम उठा लेगी इसने सोचा तक नहीं था। वो बच्ची जो शुरू शुरू में मासूम और कम गो थी, आज हर रिक्शे वाले, रेडी वाले, कूड़े वाले नेज़ हर तरफ ज़ुबान ज़दे आम होगी। ये सोचकर इसे बहुत तकलीफ़ महसूस हुई। इसे ढूंढ कर क्या करना है? ऐसी बेटी को तो मर ही जाना चाहिए। इसे अफसोस हुआ था जिसके साथ वह फरार हुई थी। इस लड़के का नाम कहीं बदनाम नहीं होना था। अंधलीब की ही जगह हंसाई होनी थी, और इस मेहनत कश बाप की जिसने अपने सर्कल के लोगों के खिलाफ जाकर इसे बेहतर मुस्तकबिल देने की कोशिश की थी। आह अंधलीब, आह काश मैं तुम्हें समझा पाती कि नौ उम्री में उठाया हुआ हम लड़कियों का एक कदम सारी ज़िंदगी की सज़ा बन जाता है। मर्द तो सब कुछ करके भी बरी जमा होते हैं और भुगतना हमें पड़ता है। इसने यलमाज और मीर दोनों को अपनी बाहों के हिसार में लेते हुए सोचा था। जितने दिन इसकी छुट्टी थी, घर वालों का ख्याल था कि वह दमला को सारा सवाद, कलाम, मालम, जबा वगैरह घुमा कर लाए। वह जन्नत नज़ीर हुसन जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। बचपन की यादें तो धुंधली हो चुकी थीं, सो इसे ज़्यादा जगह याद भी नहीं थी। हमाल ने अरबाज लाला की जीप ली थी, क्योंकि दुश्वार गुजार रास्तों पर आम गाड़ी चल ही नहीं सकती थी। इनका घर म्यांदम हिल स्टेशन की एक वादी के पहाड़ों के दमन में वाक़या था, जो बजाते खुद एक दिल अफरोज़ जगह थी। ऐसी खूबसूरत के पहली नज़र में देखने वालों को जन्नत का गुमान हो। मुकम्मल तौर पर सब्ज़े में लिपटे देवकामत पहाड़ मिलकर वादी बनाते थे, जिनकी तिरछी और दुश्वार सी जगहों पर अहले इलाका के मकान भी मौजूद थे। होटल्स, दुकानें और सियाहों के लिए भी जगह मौजूद थीं। कुछ घर बाकी आबादी से निस्बतन फासले पर अकेले अकेले भी मौजूद थे। जिससे इनका घर इस इलाके के बारे में मशहूर है कि मलका अज़बत ने इसी इलाके को देखकर इसे मशरिक़ का स्विट्ज़रलैंड करार दिया था। म्यांदम सवात का ताज था, लेकिन उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ फ़ज़ागुट से किया था। मिंगोरा सवात का मरकज़ी शहर है, जिससे तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर मसाफ़ात में ये जगह मौजूद है, जो कि मशहूर सियाहती मुकाम है। फ़ज़ागुट को सवात का गेटवे भी कहा जाता है, क्योंकि सवात के बाहर से आने वाले सियाह इसी के हिसाब से अपनी सैर की मनसूबाबंदी करते हैं और घूमने के लिए बाकी इलाकों को तरतीब देते हैं। वो चाहते तो म्यांदम से ही अपने सफ़र का आगाज़ कर सकते थे, मगर फिर वही दमला की उल्टी सीधी ख्वाहिश है कि इसे बाहर से होकर फिर बाकी जगहों की जानिब आना था। इसे सारा म्यांदम दोबारा देखना था। हालांकि वह बाकी घर वालों के साथ वहाँ की काफ़ी जगह देख चुकी थी। शायद इसे खुद भी मालूम नहीं था कि वह हमाल के साथ वो सब कुछ देखना चाहती है। सिर्फ इसके साथ भला इन सब से गुजर कर फिर से वापस आकर घूमने का क्या मकसद है? तुम भी पागल ही हो। ऐसे ही तो नहीं मैं तुम्हें लियोने कहता। गाड़ी चलाते हुए इसने दमला को हमेशा की तरह छेड़ा था। एक मिनट, तो इसका मतलब? इसने ज़बान दांतों के नीचे दी। अपना राज वह खुद ही फाश कर चुका था। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इसने चिढ़कर हाथ बढ़ाए ताकि इसे मार सके। ड्राइव कर रहा हूँ, अगर मुझे कुछ भी किया ना तो गाड़ी दरिया में फेंक दूंगा। इसकी धमकी पर वो कुछ भी करने से बाज रही और मुंह बसोर कर बैठ गई। अब ऐसे मुंह लटका कर ट्रिप खराब मत करो। कितने घंटों से ड्राइव कर रहा हूँ, कुछ दर से ही खा लो। वो बाहर के नज़ारे में मगन रही। खुनक हवा, चांदी बहती झीलें और दरिया, जन्नत सा हुस्न और इश्क की वादी। वही तो सवात था, हमाल खान का सवात। इन दोनों के बचपन की बोलती तस्वीर। अच्छा मैं गाड़ी रोकता हूँ, पीछे सामान में कुछ ड्राई फ्रूट्स है, वो निकालो, मुझे भूख लगी है। इसने कहा जाने वाली नज़रों से देखा। पीनट खिला दूंगी। वह हंसा। यानी मैं अपने साथ चलती फिरती कातिल लेकर घूम रहा हूँ? बीवी, मुझे तुम पर अपनी जान को लेकर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसीलिए मैंने सिर्फ अखरोट, बादाम, किशमिश और सूखी खजूरें यानी छुहारे ही रखे हैं। इसने बेयकीनी से इसे देखा। इसने ये क्या कह दिया था? वो कह रहा था कि इसे इस पर भरोसा नहीं है। बिलाशुबा वो मजाक कर रहा था, मगर इसकी इस बात से इसे सख्त तकलीफ पहुंचाई थी।
भरी हुई आंखों से इसने हाथों को देखा। उंगलियां एक दूसरे में फंसाकर वो शायद आंसुओं को बहने से रोक रही थी। क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी बेएतबार हूँ? आवाज को मुस्तकिम करते हुए इसने कहा। वो इस पर ध्यान नहीं दे रहा था, इसका सारा ध्यान टेढ़े तिरछों रास्तों पर था। हाँ तो और क्या, तुम्हारा क्या भरोसा, वाकई खाने में जहर दे दो। वो मजाक मजाक में खूब बोलता चला गया। याद है जब वो इसके जर्द होते चेहरे को देखकर एकदम चुप हुआ। क्या हुआ? इसने आंसू छुपाते हुए रुख बदल कर खिड़की के बाहर झांकना शुरू कर दिया। इधर देखो तमला, क्या हुआ है? बताओ, तबीयत ठीक नहीं है? वो कुछ नहीं बोली थी यार। इसने गाड़ी रोकी। क्या हुआ है? घर जाना है। इसने जवाब नहीं दिया था। तमला इधर देखो। इसने नरमी से इसका रुख अपनी जानिब किया। क्या हुआ है? एहसन चाचू याद आ रहे हैं। इसने खुद ही इसे मौजू बदलने का मौका फराहम कर दिया था। वो तुम्हें ऐसे देखेंगे तो इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। चलो शाबाश, आंसू साफ करो। वो इसे बच्चों की तरह समझा रहा था। तुम गाड़ी चलाओ, मैं ठीक हूँ। आंसू खुश्क करते हुए इसने मुस्कुराते हुए कहा तो इसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। फजाकुट सवात का ऐसा इलाका है जो दरियाए सवात के किनारे वाक़ है, छोटे तरक्की याफ्ता शहर की मानिद। हैरत अंगेज़ तौर पर वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के 5 स्टार होटल्स और रेस्टोरेंट्स के अलावा बड़े बड़े मॉल्स, रिजॉर्ट्स और पार्क्स मौजूद हैं। इस इलाके के रास्ते निस्बतन आसान और काबिल रिसाई हैं। वहाँ पहुँचे तो असल से कुछ पहले का वक्त था। हमारे ने होटल की बुकिंग पहले ही करवा रखी थी, जहाँ इन्हें एक रात के लिए ठहरना था। वो सवात का मुकामी था, इसके लिए ये इलाके अपने घर जैसे थे, जहाँ इसकी काफ़ी जान पहचान थी। उफ! कमरे में दाखिल होते ही वो औंधे मुँह बेड पर गिर गया। इनका सामान पहले ही कमरे में पहुँचाया जा चुका था। लग्जरी होटल का वो खूबसूरत कमरा बहुत आलीशान सा था। कीमती फर्नीचर, रेशमी पर्दे और सजावटों के अलावा इनकी खिड़की के बाहर से दरियाए सवात का दिल मोह लेने वाला मंजर दिखाई देता था। दमला को हैरत हुई थी, क्योंकि जहाँ तक इसे याद था, जो दकियानुसी बातें इसने सुन रखी थी, इनके मुताबिक तो इन इलाकों को बैकवर्ड सा होना चाहिए था। इसने कुर्सी पर बैठते हुए हमाल की जानिब देखा, जो थकन से चूर शायद आंखें बंद कर चुका था। उठो, मुझे भूख लगी है मिस्टर, वो जवाब दिए बगैर सीधा हुआ। मेरी कमर अकड़ चुकी है। तुम्हारी भूख मेरी बेचारी हड्डियों से ज़्यादा अहम नहीं है। आह! वो कमर दर्द की एक्टिंग करता हुआ तकिए पर सर रख गया। उठो वरना तुम्हारी हड्डियों का सूप बनाकर पी जाऊंगी। वो कुर्सी से उठी और खिड़की खोलकर बालकनी की जानिब बढ़ गई। गर्मियों का मौसम था, सो दरिया का बहाव भी तेज़ था, जिसकी आवाज़ कानों को भली सी महसूस हुई। सर्दियों में अमूमन पानी न होने के बराबर होता है। इनका घर तो पुरसुकून इलाके में था, मगर फजाकुट में स्याहों के रश की वजह से शोर शराबे की आवाज़ भी साथ साथ आ रही थी। ठंडी हवा इसे छूकर गुजर रही थी। कंधों तक काते बाल बिखर बिखर कर चेहरे पर आ रहे थे। बाजू लपेटते हुए इसने आंखें बंद करके ताज़ा हवा को महसूस किया और मुस्कुरा दी। क्या देख रही हो? इसके कान के करीब सरगोशी सी हुई तो वो उछल कर दूर हुई। इसके मुंह से चीख सी निकलते निकलते रह गई। पहाड़ी बकरे! वो हाथ में कैमरा लिए बालकोनी की दीवार के साथ खड़ा हो गया और सामने का नज़ारे की तस्वीर उतारने लगा। वैसे तुम डर तो ऐसे रही हो जैसे मैं तुम्हारा पहाड़ी बकरा नहीं बल्कि पहाड़ों का बीस्ट हूँ, और तुम मेरी कैद में मौजूद नाजुक सी शहजादी। वो इसके साथ आकर खड़ी हो गई। हमारी कहानी ना बिल्कुल उल्ट है, वो अपने काम में मगन बोला था। कैमरे से तस्वीर खींचने की आवाज़ आ रही थी, और तुम्हें भी ये अच्छी तरह मालूम है कि असल में हमारी कहानी की चुड़ैल हो और मैं तुम्हारा कैदी मासूम सा शहजादा। इसकी हंसी निकल गई और इसे चित्कराई। शहजादा तो देखो, जैसे वो इसकी जानी मुड़ा, जैसे वो अल्फाज ढूंढने लगी। जैसे क्या? वो इसकी आंखों में देखते हुए कुछ कहने ही लगी थी कि ज़बान को जैसे ताला ही लग गया था। वो कुछ कह नहीं सकी। चंद लम्हों की कैफियत थी और इसे अपने दिल की दुनिया बदलती हुई महसूस हुई। जैसे कि नज़रें चुराते हुए इसने अल्फाज फिर से जोड़ने की कोशिश की। मुझे पता है, हैंडसम, खूबसूरत, खूबरू, दिलों को सर कर लेने वाला। वो हंस दी। इस कदर सेल्फ ऑब्सेशन! इसने नफ़ी में सर हिलाया। ओहो शहजादा तो हूँ ना मैं, सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। आहिस्ता से कहता हुआ वो चंद कदम चलता हुआ इस तक आया, मगर वो 2 कदम पीछे को हुई। ये दम फ्लैश इसकी आंखों में पड़ा तो इससे अंदाज़ा हुआ वो इसकी तस्वीर उतार चुका था। ओहो, फ्लैश ऑन हो गया। वो कैमरा चेक करने लगा। धमलाई से नज़रें न हटा पाई। हवा से इसके कुछ भूरे माइल स्याह से बाल बिखर चुके थे। कैमरे को हर जाविये से अपने ध्यान चेक करता हुआ वो इसे बहुत अच्छा लग रहा था। इतना कि इसका दिल लाचारी तौर पर यह चाह रहा था कि वो देखती ही जाए, मगर इसे पता भी ना चले कि वो इसकी नज़रों के हिसार में है। अच्छा, ज़रा ठीक से होकर तस्वीर बनाओ, यादगार रहेगी। इसने कैमरे से नज़रें हटाकर इसे देखा तो वो नज़रें चुरा गई।
وہ وہاں چلتے ہیں نا دریا کے پاس، وہاں تصویریں بنائیں گے۔ وہ گھبرا رہی تھی کہ کہیں وہ اس کی چوری نہ پکڑ دیں۔ کھانا کھا کر چلتے ہیں۔ نہیں، مجھے ابھی گھومنا ہے، کھانا رات کو ہی کھائیں گے۔ میں جھوٹ بول رہی تھی، مجھے بھوک نہیں لگی، میں تیار ہو جاتی ہوں، وہ ایک ہی سانس میں کہتی ہوئی مڑ گئی۔ ارے سنو تو، وہ اس کی جانب دیکھے بغیر رکی۔ ایسے ہی ٹھیک ہے، مزید کیا تیاری کرنی ہے؟ وہ اس کی نیوی بلو پختون دستکاری والے گھٹنوں تک آتے فراک کو دیکھتے ہوئے بولا، جو بیجا نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ راشا، وہ آگے آگے چل دیا۔ دملہ وہیں کھڑی رہی۔ جب وہ دروازے کے پاس پہنچا تو اسے احساس ہوا وہ اپنی جگہ سے ہلی ہی نہیں تھی۔ راشا، اوہ سوری، میرا مطلب ہے آؤ، وہ اجرت پشتوں کا لفظ بول گیا۔ آ رہی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چل دی۔ فضاگڑھ پارک ایک عام فیملی پارک جیسا ہے۔ بچوں کے لیے طرح طرح کے جھولے، پکنک پوائنٹ، فوڈ سٹالز وغیرہ۔ یہاں ریڑھی والے بھی بہت نظر آتے ہیں۔ دریا کے کنارے پر ہونے کی وجہ سے ساتھ ساتھ ایک بار سی لگائی ہوئی ہے جہاں کھڑے ہو کر لوگ تصاویر لیتے اور دریائے سوات کے منظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ خوبصورت سا واکنگ ٹریک بھی ہے جس کے کنارے تراشیدہ خوبصورت لکڑی پر لائٹس لگی ہوئی ہیں جو دیکھنے میں اسٹریٹ لائٹس معلوم ہوتی ہیں۔ وہ قدم سے قدم ملائے اس راستے پر چل رہے تھے۔ ہمایلی سے چھوٹے چھوٹے الفاظ میں سوات کی قدیم تاریخ کے متعلق معلومات دے رہا تھا۔ بدھ کا مندر، گندھارا تہذیب وغیرہ جو وہ بھول چکی تھی، وہ کسی ٹیچر کی طرح اسے یاد کروا رہا تھا۔ ان کے آس پاس بہت رش تھا، بچوں کی کھلکھلاہٹیں، کہکے لگاتے لوگ، باڑ کے قریب نوبیاہتا جوڑے بڑی محبت سے تصاویر کھنچوانے میں مصروف تھے۔ ہمایلی سے تاریخ سنا رہا تھا اور وہ ان جوڑوں کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ لڑکی جس کے ہاتھ مہندی سے بھرے ہوئے تھے، اس نے ایک خوش شکل سے لڑکے کا بازو تھام رکھا تھا جو اپنے کسی جاننے والے سے تصاویر بنوا رہے تھے۔ پھر لڑکے نے بہت محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوز بنوایا۔ سنو، اس نے ہمایل سے کہا تو اس نے تاریخ کا بورنگ سبق سنانا بند کیا۔ وہ الفاظ کہتے کہتے وہ رک گئی۔ وہ اسے کیسے کہتی کہ اسے بھی ان جیسے پوز بنوا کر اس کے ساتھ تصاویر اتارنی ہے؟ بولو بھی، وہ اس کے کچھ بولنے کا منتظر تھا۔ وہ اسے کوئی بہانہ نہیں مل رہا تھا۔ یکدم ہی اس کی نظر گول گپے کے اسٹال پر گئی جو اس واکنگ ٹریک کے اسی کنارے پر تھا جہاں وہ اس جوڑی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے گول گپے کھانے ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اسے بات بدلنے کا بہانہ مل گیا ہے۔ گول گپے پر زیادہ اسپائسی نہیں۔ اوکے، ابھی ہم نے اسکائی ویل پر بھی بیٹھنا ہے، کشتی کی سواری بھی کرنی ہے، یہ نہ ہو طبیعت خراب کر لو۔ وہ گول گپے کے اسٹال پر پہنچے تو ہمایل نے اسے پشتوں میں ہی پلیٹ بنانے کا کہا۔ اسی زبان میں آپس میں کچھ آگے پیچھے کی باتیں کرتے وہ دونوں تو مصروف تھے مگر دملہ کا دھیان اسی جوڑے میں تھا۔ لڑکی نے اب اپنے شوہر کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیتا بہت چاہت سے دیکھ رہا تھا۔ دملہ مسکرائی۔ دوسروں پر نظر رکھنا بہت بری بات ہوتی ہے۔ اس کی سرگوشی پر وہ پھر سے چونکی۔ میں تو وہ دریا کو دیکھ رہی تھی، بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے اس نے کہا۔ اچھا؟ وہ اسے مشکوک نظروں سے گھورنے لگا۔ تو پھر بتاؤ کہ گندھارا تہذیب کتنی پرانی ہے؟ استاد کی طرح اس نے سوال کیا تھا جو شاگرد کی عدم دلچسپی بھانپتے ہوئے اس کا امتحان لے رہا تھا۔ 1920 کی، بس اس کے جو منہ میں آیا وہ بول گئی۔ ہمایل نے دبی دبی ہنسی کے ساتھ اس جوڑے کو دیکھا جو تصاویر بنا کر اب ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے وہاں سے جا رہے تھے۔ ویسے اس نے ریڑھی والے سے گول گپے کی پلیٹ تھامی اور اس میں سے ایک اٹھا کر اسے کھٹے پانی سے بھرتے ہوئے اپنے منہ میں ڈال دیا۔ میرے پاس اس سے زیادہ رومانٹک جگہ ہے تصویریں بنوانے کے لیے، منہ میں گول گپا بھرے اس نے کہا تھا۔ مجھے نہیں بنوانی کوئی تصویر، فضول کام۔ نظریں چراتے ہوئے اس نے گول گپے کو اٹھانا چاہا مگر ہمایل نے پہلے اٹھا کر بھرا اور اس کے آگے کر دیا۔ منہ کھولو، وہ شاید یہی چاہتی تھی۔ مسکرا کر اس کے ہاتھ سے کھاتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ ان آنکھوں میں کوئی ایسی رمق، کوئی لالچ، شیطان کچھ بھی ایسا نظر آئے جو اسے دوبارہ نفرت کرنے پر مجبور کر دے، مگر وہ شیطان تو کہیں دور دور تک موجود ہی نہیں تھا۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ شخص وحشی درندہ ہے۔ اس کے سامنے کھڑا شخص اسے دنیا کا حسین ترین شخص لگا تھا جو صرف اس کا تھا۔ وہ اس کے دل کی ناقابل رسائی پسینوں کے قریب پہنچ رہا تھا۔ اسے ڈر لگا کہ کہیں وہ اس کی کھڑی کی ہوئی دفرت کی ان دیواروں کو توڑ کر کہیں اس کے دل کی سلطنت پر قابض نہ ہو جائے۔ وہ غلط فہمی کا شکار تھی۔ وہ فصیلیں عبور کر چکا تھا اور زور و شور سے قابض ہو کر اسے بے بس بھی کر رہا تھا مگر اس کی انا ہتھیار ڈالنے کو راضی نہیں تھی۔ وہ آخری دم تک اس نفرت کی راکھ کو ہتھیار بنائے لڑنا چاہتی تھی جو کب کی بھسم ہو چکی تھی۔ گول گپے کھانے کے بعد اسی بار کے پاس دریا کے پس منظر کے ساتھ اس نے اس کی تصاویر لی تھی۔ اب ایک ساتھ تصویر کیسے لے؟ دملہ کے منہ سے پھسلا۔ کیا میں ہیلپ کر دوں؟ پاس سے گزرتی ہوئی لڑکیوں میں سے ایک نے ان سے کہا۔ یا شیور۔ اس نے فٹافٹ ہمایل سے کیمرہ لے کر لڑکی کو تھمایا۔ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، تھوڑا کلوز، تھوڑا اور کلوز۔ شولڈرز پر ہاتھ رکھے وہ انہیں پروفیشنل فوٹوگرافر کی طرح ہدایات دیتی رہیں اور چند تصاویر لی۔
ایک میں وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے کیمرے کی جانب دیکھ رہا تھا، دوسری میں وہ اس کے حصار میں کچھ شرمسار سی اس کندھے پر ہاتھ ٹکائے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جبکہ آخری میں وہ بہت نروس ہو گئی تھی۔ پر پوز کرنے کے انداز میں وہ ایک گھٹنا زمین پر رکھ کر اس کا ہاتھ ہونٹوں سے لگائے سامنے بیٹھا تھا۔ پرفیکٹ، تھینکس۔ ہمارے نے لڑکی کا شکریہ ادا کیا۔ مینشن نوٹ، بائی دا وے، بہت پیارا کپل ہے آپ دونوں کا۔ تمنا مسکرائی۔ شکریہ۔ وہ لڑکیاں وہاں سے چلی گئی، تب بھی وہ شرمندہ سی تھی۔ چلو ایک چیز دکھاتا ہوں۔ اس کا ہاتھ ہمیں وہ آگے آگے چل رہا تھا۔ کیوں میرا دل بار بار اس کی جانب مائل ہو رہا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ اس نے دوسرا ہاتھ اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کرنے کے لیے رکھا، جو کافی تیز ہو چکی تھی۔ اس نے آنکھیں میچ لی۔ تم اس رشتے کو چاہے کاغذی کہو، زبردستی یا کچھ بھی، میرے لیے یہ رشتہ میری جان سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ تم تو کیا کوئی بھی اس رشتے کو نہیں توڑ سکتا؟ اسے حمال کے کہے گئے الفاظ دوبارہ یاد آئے۔ یہ اتنا کمزور بندھن نہیں ہوتا جتنا کہ آج کل کے معاشرے اور لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے دملا، دو اجنبیوں کو محبت کی ڈور میں باندھتا ہے، ایک دوسرے کے لیے جینا سکھاتا ہے، زندگی کے سکھ دکھ کا ساتھی بناتا ہے۔ اور وہ قدم بڑھاتا ہوا اس تک آیا تھا، اس کا دایاں ہاتھ تھام کر اپنے دل کے مقام پر رکھا تھا۔ ایک ہی دھڑکن کو دوسرے کے دل کے ساتھ جوڑتا ہے یہ پاکیزہ رشتہ۔ انا نے ایک بار پھر انگڑائی لی تھی۔ نہیں، اس نے یکدم آنکھیں کھول دی اور اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑوایا۔ میں خود چل سکتی ہوں۔ اس کے حمال کے بیچ پھر سے اس کی میں آڑے آ گئی تھی۔ محبت کی ننھی سی کومل جو ابھی اس سے محسوس ہی کرنا شروع کی تھی، انا کے ہاتھوں دب گئی تھی۔ وہ پل بھر کو ساکت ہوا، پھر ہلکے پھلکے انداز سے تاثرات کو نارمل کرتا ہوا آگے آگے چل دیا۔ سارا راستہ وہ خاموش رہی، مگر ہمالی سے کچھ نہ کچھ سنا کر ہنسانے کی کوشش کرتا رہا۔ اسکائی ویل جھولے میں وہ اس کا بازو زور سے دبوچے چیخوں کو ہی روکتی رہی۔ اس کے بعد وہ اسے لے کر کشتی بانوں کے پاس آیا تھا۔ وہاں دریائے سوات میں مقامی ملا چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سیاحوں کو دریا کا نظارہ کرواتے ہیں۔ کشتیاں ہاتھ سے بنی ہوئی مربع نما باسکٹس معلوم ہوتی ہیں، جن کی سجاوٹ سوات کے مقامی جنگلی خوبصورت پھولوں سے کی گئی ہوتی ہے۔ بیٹھنے کے لیے صوفے کی شکل مگر چارپائی کی ڈوریوں سے بنی ایک دوسرے کا رخ کرتی سیٹیں لگی ہوتی ہیں۔ دیکھنے میں یہ سیٹیں چارپائی نما صوفے ہی ہوتے ہیں۔ اکثر کشتیاں چونکہ مربع یا مستطیل نما ہوتی ہیں، سو دائیں بائیں ایک دوسرے کے مقابل رخ پر سیاح بیٹھے ہوتے ہیں، جبکہ کشتی چلانے والے مربع نما کشتی کے اس جانب ہوتے ہیں جس کے سامنے والی جانب سیٹ نہیں لگی ہوتی اور سامنے سے دریا واضح نظر آتا ہے۔ وہ جس کشتی میں وہ سوار ہوئے تھے، ان کے سامنے والی سیٹ پر ایک ادھیڑ عمر غیر ملکی جوڑا تھا، جو عمر کے اس حصے میں شاید جوانی کی یادیں تازہ کرنے پاکستان کی جنت میں آئے تھے۔ ان کے ساتھ ایک 5-6 سالہ بچہ بہت اعتماد سے آ کر بیٹھ گیا، جیسے وہ پہلے بھی یہاں آتا جاتا ہو۔ اس کے ماں باپ آس پاس نہیں تھے، وہ اکیلا تھا اور بہت عدم دلچسپی سے دریا میں چلتی کشتیوں کو ملاحظہ کر رہا تھا۔ بچہ بہت خوبصورت تھا، گول مٹول اور پرکشش سا، جیسے کہ وہاں کے مقامی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ حمال نے پشتو میں اس سے کچھ پوچھا، بس پھر کیا تھا، حمال کو تو جیسے دوسرا حمال مل گیا تھا، باتونی اور ہر وقت ہنسنے والا۔ دونوں نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے رہے جو اس کے سر کے اوپر سے گزر گئیں۔ بچے نے اس سے بھی پشتو میں بات کرنے کی کوشش کی، مگر حمال نے اسے سمجھا دیا کہ وہ پشتو نہیں جانتی۔ وقفے وقفے سے دونوں کے کہکے بلند ہوتے سنائی دیتے تھے۔ باقی کشتیوں میں مختلف لوگ تھے، کچھ کپلز تھے، کچھ مکمل فیملیز، کزنز، دوست، یونیورسٹی کالجز کے اسٹوڈنٹس اور ایک دو مزید غیر ملکی سیاح۔ جیسے ہی کشتی چلی، دملا نے ڈر کر سیٹ کو مضبوطی سے تھاما اور آنکھیں بند کر لی، اور اس وقت کھولی جب اسے اپنے ہاتھ کے اوپر اس کا مضبوط لمس محسوس ہوا۔ وہ دریا کی جانب دیکھ کر باتیں بچے سے کر رہا تھا، مگر وہ اس کی جانب دیکھے بغیر جانتا تھا کہ وہ ڈر رہی ہے۔ دملا نے اسے ہی وہاں موجود واحد محفوظ سہارا جانا اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ کچھ نہیں ہوتا، ریلیکس۔ اس کے چہرے پر آتے بالوں کو اس نے نرمی سے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ ایکسکیوز می، سامنے بیٹھے جوڑے میں سے عورت نے کہا، کیا آپ ہماری تصویر لے سکتے ہیں؟ آسٹریلین ایکسنٹ کی انگلش میں بولتے اس مرد نے حمال سے کہا تھا۔ دملا ایکسنٹ تو نہیں پہچانتی تھی، مگر حمال کو بہت کچھ یاد آیا تھا جو وہ ابھی یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شیور۔ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے ان دونوں کی خوبصورت سی تصاویر لی اور کیمرہ انہیں واپس تھمایا۔ ہلکی پھلکی گفتگو کے بعد پتہ چلا کہ وہ دونوں واقعی آسٹریلیا سے ہیں۔ اس ملک کا نام سنتے ہی حمال کے تاثرات افسردگی میں بدلتے ہوئے دملا نے دیکھے تو اس کا ہاتھ نرمی سے دبایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ شامل کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ پانی کی آواز ٹھنڈی ہوا جیسے روح میں سکون سا اتار رہی تھی۔
اللہ نے بھی کیا کیا نظارے پیدا کیے ہیں، کہیں بہتے دریا تو کہیں ریت ہی ریت کے حامل صحرا۔ کشتی آرام آرام سے چل رہی تھی تو ہمایوں نے دریا کا ٹھنڈا پانی اس کے چہرے پر شرارتاً گرایا تھا۔ میر انسان بنو ہوئے اسے گھور کر رہ گئی۔ اس ادھیڑ عمر جوڑے نے بھی ان کی تصاویر لینے میں مدد کی تھی۔ دریا کا چکر لگانے کے بعد جب کشتی کنارے پر رکی تو انہوں نے بہت اچھے انداز میں ایک دوسرے کو رخصت بھی کیا۔ وہ ہمایوں کا ہاتھ تھامے کشتی سے نکلی تو اسے ایک اور شوق سوار ہو گیا، مجھے اس چیئر لفٹ پر بیٹھنا ہے۔ دریا کی ایک جانب سے دوسری جانب کی طرف چیئر لفٹ وغیرہ کا بھی انتظام موجود تھا۔ کشتی میں بیٹھتے ہوئے ڈر رہی تھی اور ابھی تمہیں چیئر لفٹ پر جانا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ انہیں اب شاپنگ کرنے جانا چاہیے کیونکہ چیئر لفٹ معلوم جگہ میں زیادہ خوبصورت نظارے کے ساتھ دستیاب ہوگی۔ نہیں، مجھے ابھی بیٹھنا ہے۔ بچوں کی طرح اس کا بازو دبوچ کر وہ ضد کرنے لگی۔ آخر ہار ہمایوں کو ہی ماننا تھی، سو اس نے اس کی یہ ضد بھی پوری کی، مگر سارا وقت وہ اس کا بازو اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچے آنکھیں میچ کر چیخیں ہی روکتی رہی۔ اس سب میں وہ بھوک کو بھی بھول گئی۔ وہ مالز میں گھومے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ حیرت انگیز طور پر عالی شان سے مالز، اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں اور ونڈر پارک بھی تھا جو اس کو حیرت میں ڈالنے کو کافی تھا۔ پہلی بار اس نے دل کھول کر خریداری کی اور پھر ثقافتی دکانوں کی جانب بڑھ گئے۔ شام ہو چکی تھی اور جو علاقہ دن کو خوبصورت قدرتی مناظر پیش کر رہا تھا اب کسی ترقی یافتہ شہر کی طرح مصنوعی رنگ برنگی لائٹوں سے سج چکا تھا۔ عام دکانوں میں پختون دستکاری کی شاہکار تھے، روایتی لباس، زیورات، جوتے، شالیں، سجاوٹیں، قالین، نیز ہر قسم کی چیزیں جو اسے سب کچھ خریدنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ادھر دیکھو، ہاتھ سے بنی خوبصورت پختون روایتی ماتھا پٹی اس کے بالوں میں سجاتے ہوئے وہ مسکرایا۔ تمہارے بال سجے ہوئے اچھے لگتے ہیں زما جنانا، اس نے اس کے کان میں آہستہ سے کہا تو اس کی دھڑکن پھر سے بے ترتیب سی ہوئی تھی۔ ہمایوں نے بہت محبت سے اس کے لیے بالوں کی سجاوٹ کا سامان بھی خریدا تھا، مائکے والوں میں امی کے لیے شال، جبکہ عائشہ اور اپنے لیے ایک جیسے فراک جو اسے بہت پسند تھے، اور انہی کے ساتھ میچنگ خصے، ماتھا پٹیاں اور کچھ ہاتھ سے بنے زیورات لیے تھے۔ باقی سب سسرال والوں کے لیے بھی خریداری کی تھی۔ ہوٹل میں کھانا کھانے کی بجائے ڈھابے پر روایتی بھاری سا کھانا، کڑاہی نان وغیرہ کھا کر چائے پی اور پھر واک کے لیے اسی پارک کے واکنگ ٹریک پر آ گئے۔ تم مجھے کنگلا کر کے چھوڑو گی؟ وہ ابھی ابھی خریدی ہوئی ساری چیزیں گاڑی میں رکھ کے آیا تھا جو کہ ہوٹل کی پارکنگ میں حفاظت سے کھڑی تھی۔ پہلی بار تو تمہاری جیب خالی کرنے کا مزہ آیا ہے۔ وہ چلتے جا رہے تھے، دن کی نسبت ہجوم اب بھی کم نہیں ہوا تھا۔ توبہ ظالم، انہیں دریا والی طرف سے شور اڑتا ہوا سنائی دیا۔ اوہ، لگتا ہے کوئی دریا میں گر گیا۔ وہ اسی جانب بھاگا جہاں سے شور آ رہا تھا۔ میر رکو، وہ اس کے پیچھے بھاگی جہاں باڑھ موجود نہیں تھی۔ وہاں کافی لوگ اکٹھا تھے۔ دریا کا بہاؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے آوازیں صاف نہیں آ رہی تھی، بس اتنی سمجھ آئی تھی کہ کسی سیاح کا 3-4 سالہ بچہ پانی میں گر گیا ہے۔ دملہ ہجوم سے تھوڑا دور کھڑی ان میں اسے تلاش کر رہی تھی جب اس کنارے پر لگی لائٹوں کی روشنی نے اسے وہ منظر دکھایا کہ اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ جیکٹ اتار کر پھینکتا ہوا وہ پانی میں چھلانگ لگا چکا تھا۔ میر، اسے چلا کر پکارتی ہوئی وہ اسی کی جانب بھاگی تھی۔ اسے بچے سے ہمدردی بھول گئی۔ یاد تھا تو بس وہ دریا کا بہاؤ اس قدر شدید ہو چکا تھا کہ اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہمایوں، نہیں، واپس آؤ پلیز، وہ چیخ چیخ کر اس کا نام پکار رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ ایک عورت نے اسے دریا کے پاس جانے سے روکا۔ وہ بالکل کنارے پر کھڑے تھے۔ وہ میرے ہسبینڈ ہیں۔ اسے کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا۔ جب الفاظ ادا نہ ہوئے تو وہ رو دی۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو گیا ہے۔ ابھی تو وہ خوشگوار باتیں کر رہے تھے اور لمحے بھر کو وہ پانی میں بھی بغیر دیکھے سنے کود گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، دعا کرو، وہ واپس آ جائے گا۔ ایک لمحہ گزرا، دوسرا گزرا، مگر وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ ہر گزرتا سیکنڈ اسے موت کے قریب لے کر جا رہا تھا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکن محسوس کی۔ اسے لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل گری۔ ہمایوں اس کے ہاتھ کپا رہے تھے اور جسم میں جان نہیں رہی تھی۔ اس عورت نے اسے اٹھانے کی تسلی دینے کی کوشش کی، مگر ہر تسلی بے سود تھی۔ اسے دریائے سوات سے بے حد خوف آیا جس کی لہریں اس کے ہمایوں کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے جیسے بےتاب تھیں۔ چند منٹ اور گزرے، اسے لگا کہ وہ سانس نہیں لے پائے گی جب اچانک سے شور اٹھا تھا۔ چند مزید مقامی لوگوں نے دریا میں چھلانگ لگائی تو اس نے اسی سمت میں دیکھا۔ اس نے بچے کو اٹھا رکھا تھا اور باقی آدمی اسے ہی کنارے تک آنے میں مدد دینے کے لیے آگے بڑھے تھے۔ اس کی سانسیں جیسے دوبارہ بخش دی گئی تھیں۔ یہ دوسری دفعہ تھا جب اسے کھو دینے کا خوف اس پر غالب آیا تھا۔ پہلی بار بددعاؤں کا پچھتاوا تھا، لیکن اس بار کچھ اور ہی تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر چند لمحے مزید وہ اسے نظر نہ آتا
तो इसका दिल वाकई धड़कना बंद कर देता। वो बामुश्किल उठी और इसकी जानिब भागी। इसे किनारे पर लाकर बच्चा इसके माँ बाप के हवाले किया गया, जो बेहोश था। सब इसके इर्द गिर्द इसकी बहादुरी पर खराज तहसीन पेश करने के लिए इकट्ठा थे। इनमें से रास्ता बनाती हुई वो इस तक पहुंची। दमला वो मुकम्मल तौर पर भीगा हुआ था, आंखें सुर्ख थी और दाएं हाथ से खून रस रहा था। शायद बच्चे को बचाते हुए किसी पत्थर से टकराया था। वो फूली सांसों और बेतरतीब धड़कनों के साथ इसे देखती रही। क्यों? वो चिल्लाई और इसके कंधे पर जोर से मारा। क्यों गए तुम, क्यों? वो इसे मारती जा रही थी और लोग हैरत से देख रहे थे। बहुत शौक है तुम्हें हीरो बनने का, वो ज़ारा की तार रो रही थी। दमला स्टॉप इट यार, सब देख रहे हैं। लोगों की परवाह है तुम्हें, मेरी नहीं। अभी मेरा दिल बंद हो जाता, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई। लोग कुछ हंसते हुए, कुछ मियाँ बीवी की तकरार समझते हुए वहां से हटने लगे। दमला रिलैक्स, ओके। वो इसे मारती जाती और रोती जा रही थी। आखिर थक कर इसने इसके कंधे पर सर रख दिया। वो जैसे हवासों में नहीं थी। चलो यहाँ से कमरे में जाकर बात करते हैं, इसे तसल्ली देते हुए इसने हजूम से निकलना चाहा, मगर वो रोती ही जा रही थी। वो खुद भी हैरान था। आज जो दमला इसने देखी थी, वो आज से पहले इसे कभी नजर नहीं आई थी। एम फाइन, देखो तुम भूल क्यों जाती हो कि मैं पुलिस ऑफिसर बनने से पहले आर्मी में भी रह चुका हूँ। एक मुकामी आदमी ने आकर इसे बड़ा सा तौलिया थमाया और पश्तों में ही इसकी तारीफ करके शुक्रिया अदा किया। दमला की वजह से बच्चे की खैरियत पूछने का इसे वक्त ही नहीं मिला था। वो खुद से अलग करता हुआ कंधों पर तौलिया डालने लगा। कमरे में चलो, सर्दी हो चुकी है। इसके कंधों के गिर्द बाजों का हिसार बनाते हुए वो होटल की जानिब चल पड़ा। रात का पिछला पहर था। बहते दरिया की आवाज़ अब खामोशी में इसे मजीद खौफजदा कर रही थी। जाए नमाज बिछाए वजारों की तार बे आवाज़ रोती जा रही थी। हमायल गहरी नींद सोया हुआ था। इसकी नींद और चैन उड़ाकर खुद बेहोशो खिर्द सोया हुआ था। शायद बहुत थक चुका था। इसने शुक्राने के नवाफिल अदा किए थे कि इसे कुछ नहीं हुआ था। जाए नमाज को तह लगाकर वो बेड पर आराम से आकर बैठी। आंसू अभी भी इसकी गालों पर थे। इसे रह रहकर यही ख्याल सता रहा था कि अगर इसे ये चेहरा दोबारा देखने को ना मिलता तो वो जिंदा घर कभी ना जा पाती। दरियाए सवाद की खूबसूरती से फरीफ्ता रह जाने वालों में वो भी शामिल थी, मगर अब इसे इस दरिया से खौफ महसूस होने लगा था, बेपनाह खौफ। दरिया की खूबसूरती इसकी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन हिस्सा छीनने वाली थी। इसका दिल, इसकी ज़िंदगी, इसकी मोहब्बत छीनने वाली थी। वो यकदम रुकी। ये कौन सा एतराफ़ था? वो क्या एतराफ़ कर रही थी? मोहब्बत? इसने बेखबर सो रहे हमाल को देखा। हाँ, मोहब्बत। इसके अंदर से किसी आवाज़ ने पुकारा, हार गई हो तुम। इसे बेहद घबराहट महसूस हुई। तुम चैलेंज हार गई। तुमने, तुम्हारी अना ने हथियार डाल दिए। मान लो कि तुम इस शख्स के बगैर नहीं रह सकती जिसने तुम्हारी ज़िंदगी तबाह की। इसने मुंह पर हाथ रखकर चीख को रोका। हार गई तुम दमला एहसन। हमाल फारूक खान चैलेंज जीत गया। इसने तुम्हारे दिल की सल्तनत को फतह कर लिया। दरिया की मौजें मजीद तलातम मचाने लगी, जैसे इसके दिल की हालत की तर्जमानी कर रही हों। हवाओं ने मोहब्बत का नकारा बजाया था। आज नफरत हार गई थी। इसने सख्ती से आंखें मींची। हाँ, इसने बिलाकर तस्लीम कर लिया था कि इसे शिकस्त फाश हुई है। हाँ, मैं हार गई। इसे खुद पर शदीद गुस्सा आया था। वो कैसे अपने की जुर्म मुजरिम की मोहब्बत में इस कदर शिद्दत से मुब्तला हो गई थी। वो कब से इसके दिल पर काबिज होना शुरू हुआ, कब इसकी नफरत ने हार मानना शुरू की, इन दोनों को ही अंदाज़ा नहीं था। वो इसके दिल के तूफान से बेखबर, अपनी जीत से बेखबर मगन सोया हुआ था। इसने यहाँ आते हुए ऐसे ही एक दफ़ा कहा था कि ये सफ़र इसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। वो सच कह रहा था। इनके सफ़र के पहले पड़ाव ने ही इसे शिकस्त तस्लीम करने पर मजबूर कर दिया था। फ़ज़ागुट ने इसकी नफ़रत की राख को दरियाए सवाद की बेहंगम मौजों में बहा डाला था। माइल की फ़तह का ऐलान फ़ज़ागुट ने करवाया था। इसे इस बात का एहसास भी इसी फ़ज़ागुट ने दिलाया था कि सामने सोया हुआ शख्स इसके लिए क्या मुकाम रखता है। इसने लेटते हुए इसके सीने पर हाथ रखकर नम आंखें बंद कर ली। इसका धड़कता दिल भी शायद जान चुका था कि इसकी धड़कनें किसी और की धड़कनों से जुड़ चुकी हैं। काश तुम मुजरिम न होते, काश तुम इस रात शैतान न बने होते। तो आज इसकी हल्की हल्की आवाज़ बाहर आई। तो आज मैं ऐलान करके तुम्हें बताती कि हाँ हाँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है। इसे अपने हाथ पर इसका नरम सा लम्स महसूस हुआ तो इसने यकदम आंखें खोल दी। वो सोया हुआ ही लाशऊरी तौर पर इसके हाथ पर अपना हाथ रख चुका था। तुम शैतान नहीं थे हमारे, इसने सोए हुए
اس کے چہرے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ تو پھر تم نے وہ سب کیوں کیا اس سارے عرصے میں نے تم میں ایک بھی خرابی نہیں دیکھی، میں ڈھونڈتی رہی مگر مجھے تمہارے کردار میں ایک ذرا سی خرابی نہیں ملی۔ اس نے خود سے جیسے اقرار کیا تھا، اس رات جو کچھ ہوا وہ میرا حمال نہیں ہو سکتا، تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہی تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ پھر وہ سب کیا تھا۔ اس نے اپنی آواز کو بلند ہونے سے روکا۔ میں چاہ کر بھی اب تم سے اس محبت کا اقرار نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ یہ میری عزت نفس کا معاملہ ہے۔ اگر میں نے مان لیا تو ہر درندہ ایسی حرکت کرنے کے بعد یہی سمجھے گا کہ وہ جیت گیا۔ مجھے حمال فاروق خان کی جیت منظور ہے مگر کسی مجرم درندے کی نہیں۔ اس نے اس کے چہرے اور سینے سے ہاتھ ہٹا لیے۔ فضا گٹ نے جو کرنا تھا وہ کر دیا تھا، باقی سواد کیا تبدیلی لانے والا تھا یہ کسے معلوم تھا۔ جاری ہے۔ تو پیارے ریڈرز، یہ رہی آج کی ایپیسوڈ۔ اگر ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر۔ تب تک کے لیے پیارے ریڈرز، اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔